माला सुबह सुबह किचन में गाना चलाकर खाना बना रही होती है कि तभी उसके साथ जानकी किचन में आती है और अपनी बहू का फोन बंद करके बहू से कहती है, तुझे कितनी बार कहा है कि खाना बनाते वक्त शांति से खाना बनाया कर, लेकिन नहीं, तू तो खाना बनाते हुए भी गाना चला देती है, ऊपर से नाचती रहती है। तू चाहती क्या है? सब्जी में नमक की जगह चीनी डल जाए और चाय में चीनी की जगह नमक पड़ जाए। देखिए माँ जी, अगर आप किचन में बार बार आएंगे और मुझे परेशान करेंगी तो मैं सच बता रही हूँ, ऐसा ही होगा फिर। मैं किचन में बार बार क्यों आती हूँ? मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। मैं किचन में बार बार आऊँ तो तू गाने बंद रखा करना और काम समय पर करा कर, ताकि मुझे बोलने का मौका ही न मिले। जानकी अपनी बहू को काम के लिए रोक टोक करती रहती थी कि किचन में क्या बन रहा है और क्या नहीं, उसकी बहू किचन में काम कर रही है या नहीं। ये सब देखकर जानकी अपनी बहू के किचन में रहने के बाद हर 10 मिनट बाद पहुंच जाया करती थी, जिससे माला भी काफी परेशान हो गई थी। एक रोज सुबह सुबह माला खाना बना रही होती है कि तभी जानकी हॉल से ही अपनी बहू का आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, तुझे किचन में गए हुए घंटों हो गए हैं, लेकिन अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? किचन में तू करती क्या रहती है? बस माँ जी, हो ही गया है, आपके लिए ही खाना लेकर आ रही थी मैं। मेरे लिए खाना लाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बता, आज खाने में क्या बनाया है? लगता है माँ जी अब आपकी उम्र हो गई है, तभी तो आप इतनी जल्दी भूल जाती हैं। सुबह ही तो आप किचन में आकर टिंडे बनवा कर गई थी, जबकि मैं तो आलू ही बना रही थी। हाँ बहू, मैं भूल गई। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही निकाल कर खा लूंगी। तू किचन से निकलकर घर के काम पर ध्यान दे। माला को अपनी सास के रोकने टोकने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब देर शाम जानकी के पड़ोसन विमला का जानकी के घर आना होता है। अरे जानकी, जब से तेरी बहू आई है तब से तो तू नजर ही नहीं आती, कहाँ रहती है आजकल? विमला की बात सुनकर पास बैठी जानकी की बहू माला पड़ोसन विमला से कहती है, माँ जी भी ना आजकल पता नहीं क्यों किचन में टांग अड़ाने का काम कर रही है। चुप कर, बढ़िया ही मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब मैं अपने घर में किचन में ये देखने भी ना आऊँ कि आखिर खाने में क्या बना है। हाँ माँ जी, आपको किसने रोका है घर में भी कहीं भी घूमने से? लेकिन जब भी मैं किचन में होती हूँ ना तो आप जरूर आती हैं। क्योंकि मुझे देखना होता है कि तू सब्जी तो ढंग से बना रही है ना, या फिर तूने सब्जी ढंग से काटी है। तुझे सब्जी भी ढंग से काटने नहीं आती, न रोटी ढंग से बनाने आती है। मैं सोचती हूँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं बता दूँ। तू भी कहाँ बहू के पीछे पड़ गई है आते ही। उसे थोड़ा समय दे, सब कुछ सीख जाएगी। वैसे मुझे लगता नहीं कि तेरी बहू को कोई काम नहीं आता। तू मुझे पहले से जानती है कि मेरी बहू को जो उसकी तरफदारी कर रही है। बता, किस काम से आई है? काम तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही तुझसे मिलने चली आई। कई दिन से तुझे देखा नहीं मैंने, सोचा कहीं सास बहू में महाभारत तो नहीं चल रही है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। बहू जा, तू जाकर चाय बना ला मेरे और विमला के लिए। माला अब अपनी सास की बात को सुनकर जानकी और विमला दोनों के लिए चाय बनाने पहुंचती है। अरे विमला, क्या बताऊं, जब से इसे मैंने पहले दिन किचन में भेजा तो इसने डब्बे का सारा आटा नीचे गिरा दिया। उस आटे को डब्बे में भर दिया और ये मैंने अपने आंखों से देखा। तब से मुझे इस पर विश्वास नहीं कि ये खाना साफ सुथरे तरीके से बनाती भी है या नहीं। अरे क्या बात कर रही है? फिर तो तुझे किचन में जाकर देखते रहना चाहिए, आखिर किचन में चल क्या रहा है। किसी दिन ऐसा ना हो तुझे जहर पिलाने के बाद तेरी बहू कहे कि मैंने देखा नहीं, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, और तब तक तू निपट ले। इतना बोलकर विमला और जानकी दोनों ही धीरे धीरे किचन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि माला अपनी नाक में उंगली कर रही है और उसी हाथ से माला चाय में चीनी भी डाल रही है। राम रे राम, ये क्या किया तेरी बहू ने? अब तो मैं तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। जा रही हूँ जानकी मैं तेरे घर से। अरे अभी तो तूने यही देखा है, अभी मैं तुझे और कुछ भी दिखाती हूँ। धीरे धीरे बोलो, चुपचाप मेरी बहू के कारनामे देखती जा बस। माला चाय बनाने के बाद थोड़ी सी चाय लेकर कप में चखती है। उसके बाद उसी झूठे कप में माला चाय निकाल देती है और दोनों ही कप में से जब चाय ज्यादा होने लगती है तो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेती है। उसके बाद वही झूठी चाय जानकी और विमला के लिए लेकर पहुंचती है। इधर माला को हॉल में आता देख विमला और जानकी जल्दी से हॉल में जाकर बैठ जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। अरे जानकी, मैंने चाय छोड़ रखी है, लेकिन तूने जिद किया तो मुझसे मना नहीं किया गया। अब मेरे पेट में गैस बन गया है, कभी और आकर तेरे घर चाय पी लूंगी। देख विमला, अब चाय बन गई है तो तू पी कर जाएगी। तू समझती क्यों नहीं? मैंने कहा ना, अभी अभी मेरे पेट में गैस बन रही है। बहू ले जा इस चाय को, मुझसे भी चाय नहीं पी जाएगी। मन नहीं कर रहा है चाय पीने का।
माला बस इतना सुनती ही है कि वो दोनों कप का चाय पी जाती है और पीने के बाद अपनी सास जानकी से कहती है, माँ जी चाय ठंडी हो रही थी, आप दोनों को चाय तो पीना नहीं था, इसलिए मैंने ही दोनों कप की चाय पी ली। ये देखकर विमला वहाँ से तुरंत ही उठकर चली जाती है, क्योंकि विमला ने तो खुद ही जानकी की बहू को नाक में उंगली करते हुए देख लिया था और उसी हाथ से चाय में चीनी डाली थी। अब विमला तो कान पकड़ती है कि वे जानकी के घर का खाना पीना तक नहीं खाएगी, लेकिन इधर जानकी मजबूर थी, उसे अपनी बहू के हाथों का खाना खाना ही पड़ रहा था। जानकी की बहू तो अब अपनी सास की हरकतों से परेशान थी और तो और जानकी भी अपनी बहू की हरकतों से काफी परेशान थी। और एक रोज माला तंग आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बहुत हो गया, बहुत दिन से देख रही हूँ मैं, जब भी मैं खाना बनाती हूँ आप किचन में आ जाती हैं, तब आपकी ताका झाकी शुरू हो जाती है। क्या मैं खाने में जहर मिला दूंगी क्या? बहू मैंने तुझे कहा था ना, मैं देखने आती हूँ कि तू ढंग से खाना बना पा रही है या नहीं, कहीं तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। माँ जी आज से किचन में खाना आप बनाएंगी और मैं किचन में आपको परेशान करने नहीं आऊंगी। माला इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और जानकी खाना बनाने में लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जानकी को किचन की तरफ किसी के आने की आहट होती है और वो समझ जाती है कि उसकी बहू ही किचन में आ रही है। तभी वह नाक में उंगली करके रोटी बनाने लगती है। ये देखकर माला तुरंत ही अपनी सास से कहती है, माँ जी अब क्या कर रही हैं? नाक में उंगली डालने के बाद उसी गंदे हाथ से रोटी बना रही हैं। छी 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 छी, मैं नहीं खा सकती इन हाथों का खाना। क्यों बहू, तू अपना समय भूल गई क्या, जब तू खुद भी किचन में खाना बनाते वक्त ऐसे गंदी ओछी हरकतें करती थी। माँ जी आपने कब देखा, मैंने ऐसा कब किया? आप खुद को बचाने के लिए ब्लेम मुझ पे डाल रही हैं। मेरे पास अभी सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने तुझे अपने इन्हीं आंखों से देखा था ऐसी हरकतें करते हुए, तभी तो मैंने ऐसा जानबूझकर किया। माला और जानकी में इस बात को लेकर खूब लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन ये लड़ाई कुछ समय बाद ही माला की माँ कुंती तक पहुँचती है और कुंती अपनी बेटी के घर जाती है। देखिए समधन जी, मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार आपका परिवार होगा, जिसमें मैं आपको, आपके बेटे और घर के सभी सदस्यों को अच्छे से लपेट सकती हूँ। बात छोटी सी है समधन जी, दरअसल खाना बनाते वक्त मैंने हमेशा माला को देखा है, या तो नाक में उंगली डालती है या फिर खाना झूठा हमें परोस देती है, और कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ नीचे गिर भी जाता है तो उसे वो वैसे ही उठा देती है, ऐसे ही खिला देती है। क्या ये आप क्या कह रही हैं समधन जी, कि यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रही थी? अरे तुझे समझा कर भेजा था कि ससुराल में ऐसी चीजें मत करना, वरना ससुराल से निकाल दी जाएगी। समधन जी आप देख लीजिए आपको क्या करना है, इसे आप घर में रखना चाहती हैं या घर से निकालना चाहती है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। माला अपनी माँ को लड़ाई सुलझाने के लिए बोलती है, लेकिन माला की माँ कुंती तो जानकी का साथ देकर चली जाती है। वह हार मानकर अपनी सास की बात को मानकर साफ सफाई से खाना बनाने लगती है और कुछ दिनों बाद जानकी भी किचन में टांग अड़ाने नहीं आती है। रेणुका अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है, तभी उसकी बहू आरती वहाँ आती है। उठिए माँ जी, अजय जी आपको नीचे बुला रहे हैं। हाँ बहू तू चल, मैं आती हूँ। माँ जी आपने अपने कमरे को पूरा शिमला क्यों बना रखा है? बाहर इतनी ठंडी हो रही है, लोग खिड़की खोलने को तैयार नहीं है, कहीं ठंडी हवा कमरे में ना आ जाए। और एक आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हो। मैं क्या करूँ बहू, मुझे बिना एसी चलाए नींद ही नहीं आती है। माँ जी लोग ठंड में कमरा गर्म रखने के लिए हीटर जलाकर सोते हैं और आप हो कि एसी चला रही हो। बहू लोगों को गर्म कमरा चाहिए होता है, इसीलिए वो हीटर चलाते हैं, लेकिन मुझे तो ठंडा कमरा चाहिए ना, इसीलिए मैंने एसी चला ली। माँ जी अगर ऐसी बात है ना, तो आज से मैं आपके कमरे के सारे कंबल उठाकर अलमारी में रख दूंगी। लेकिन क्यों बहू, तुझे मेरे कंबलों से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है माँ जी कि आपके कमरे की सफाई करने में मुझे पूरा दिन लग जाता है। जब सामान कम होगा तो कमरा सेट करने में टाइम भी नहीं लगेगा। जा तू जा यहाँ से, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है। हाँ हाँ जा रही हूँ माँ जी, आप कौन सा मेरी सुनने वाली हो, करना तो आपको अपनी मर्जी का ही है। आरती इतना कहकर कमरे से चली जाती है और रसोई के कामों में लग जाती है। तभी अजय उसके पास आता है। तुमने माँ को जगाया या नहीं? मुझे देर हो रही है, माँ से बात करने के बाद मुझे ऑफिस जाना है। जी हाँ जगा दिया, जब तक आप नाश्ता करोगे ना आ जाएंगी वो भी। ठीक है, तो मेरे लिए नाश्ता लेकर बाहर आ जाओ। जी बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए आप अपना नाश्ता। थैंक यू। अब दोबारा जाओ, माँ को देख के आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आती ही होंगी,
आपको हर चीज में जल्दी रहती है। आपसे एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। बोलो, क्या पूछना है? आप माँ जी को ठंड में एसी चलाकर सोने से मना क्यों नहीं करते हो? चुपचाप बैठकर देखते रहते हो बस। तुम्हें अभी माँ का पता नहीं है। अगर मैंने उन्हें किसी भी चीज के लिए रोक दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। बोलेंगी अब तुझसे मेरा आराम और खुशी नहीं देखी जा रही। तो उनसे कुछ बोलकर कौन घर की शांति भंग करेगा? हे भगवान, आज तक मैंने अपने पति जैसा कोई लड़का नहीं देखा जो अपनी माँ से इतना डरता है कि उनकी भलाई की चीजें भी उन्हें नहीं बोल सकता है। क्या हुआ? तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, आप खाइए। आरती और अजय आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रेणुका आ जाती है। हाँ बेटा बोल, क्यों बुला रहा था मुझे? माँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि सुमन के ससुराल में क्या क्या भिजवाना है, वरना बाद में एक एक करके और सामान बताओगी। बेटा बता ना क्या है, तू कहे तो मैं तेरे साथ चल लेती हूँ, उसी बहाने थोड़ा चल भी लूंगी और शॉपिंग भी हो जाएगी। माँ, अगर मेरे साथ शॉपिंग गई तो जो 1 घंटे का काम है उसमें वो पूरा दिन लगा देंगी। बता चलूं तेरे साथ या नहीं? क्या सोचने लगा तू? कुछ नहीं माँ, बस यहीं बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेवजह आप परेशान होंगी। अजय जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास ठंड में एसी चलाकर सोने वाली सास है, उन्हें कहाँ ठंड लगती है। क्यों माँ जी, सही बोला ना मैंने? बहू आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है, अपनी जुबान पर लगाम दे। मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं बेवजह क्यों ठंड में जाऊं? अब मेरा बेटा अकेले सब कुछ कर सकता है। जा जाकर कॉपी पेन लेकर आ, मुझे अजय को सामान की लिस्ट बना कर देनी है। आरती अपने कमरे में जाती है और कॉपी पेन लेकर हॉल में आती है, जिसके बाद रेणुका लिस्ट बनाकर अपने बेटे को दे देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस चला जाता है और शाम को आते समय सारा सामान लेकर आता है और आरती को देते हुए बोलता है, माँ कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में आराम से बैठी हैं और ननद जी से बातें कर रही हैं। ठीक नहीं, एक काम करते हैं, हम भी वहाँ चलते हैं और सारा सामान चेक करते हैं। हाँ चलिए ना, वैसे भी मेरा सारा काम हो गया है। ओके, चलो चलो, माँ खुश हो जाएंगी। मैं कितनी जल्दी सारा सामान लेकर आ गया। वहीं अगर माँ को लेकर जाता तो रात के 10 बज जाते। अब बस भी करिए, माँ जी के सामने तो आपकी आवाज नहीं निकलती है और पीठ पीछे कितनी बुराई करते हो आप। तुम मुझे ताना मार रही हो? अब कुछ नहीं बोलूँगा तुमसे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए माँ जी के पास। आरती और अजय सारा सामान लेकर रेणुका के कमरे में जाते हैं। उसके दरवाजे का गेट खोलते ही दोनों ठंड से कांपने लगते हैं और एसी बंद कर देते हैं। तभी रेणुका फोन रखकर बोलती है, तुम लोगों ने एसी क्यों बंद की? कितना मजा आ रहा था, पूरा कमरा मस्त ठंडा था। माँ जी देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है। इतनी ठंड में एसी चलाकर सोओगी तो आपकी तबीयत तो खराब हो ही जाएगी ना। मुझे कुछ नहीं होगा। माँ जी वो तो आपकी खांसी से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ होगा या नहीं। तुम लोग मुझे ये समझाने आए हो यहाँ पर? नहीं माँ, हम तो आपको ये सामान दिखाने आए थे। आपने जो जो मंगवाया था वो सब लेकर आया हूँ। तू तो मेरा अच्छा बेटा है, बस कल अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पर चले जाइयो। क्यों माँ, आप नहीं चलेंगी? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर बहुत ठंड है। माँ, कमरे में ही चलाकर बैठने में आपको ठंड नहीं लग रही है और बाहर जाने को कहो तो उसमें ठंड लग रही है। मुझे तो आपका कुछ समझ ही नहीं आता। क्या बोला बेटा तूने मुझे? कुछ नहीं माँ, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद अजय और आरती रेणुका के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अजय आरती से बोलता है, जल्दी से एक तेज अदरक वाली चाय बना दो। माँ ने तो कुल्फी जमा दी हमारी। आज नहीं समझेंगी, लेकिन कभी ना कभी तो समझेंगी कि वो सही नहीं कर रही हैं। पता नहीं कब समझेंगी, जब बीमार पड़ जाएंगी तब या जब ठंड से अकड़ आ जाएगी तब। आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ चाय लेकर। आरती रसोई में जाती है और 2 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाकर रूम में लेकर आती है, जिसको पीकर दोनों को थोड़ी ठंड सी राहत मिलती है। अगले दिन अजय सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन को लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी बहन सुमन अपने छोटे से बच्चे के साथ उससे मिलती है। क्या हुआ भैया, माँ नहीं आई? ठंड हो रही है इसलिए वो घर पे सो रही हैं। अगर वो आती खामखा उनको ठंड लग जाती। आखिर में तुम्हें घर ही जाना है, वहाँ तुम्हें सब पता चल ही जाएगा। सही कहा भैया आपने। अरे आइए ननद जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। और बताओ कैसी हो आप?
मैं ठीक हूँ। आप बताओ भाभी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए, आप जल्दी से क्या खाएंगी? मैं सब कुछ आपकी पसंद का ही बनाऊंगी। भाभी, आपके हाथों की तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। आप जो भी बनाओगी मैं सब खा लूंगी। सुमन अपने घर पहुंचकर बहुत खुश थी। वो एक एक करके अपने सभी घर वालों से मिलती है। सभी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। छोटे बच्चे के घर में आने से बहुत रौनक हो जाती है। एक दिन सुमन अपने बच्चे को लेकर अपनी माँ के कमरे में लेटी होती है। तभी रेणुका वहाँ आती है और एसी चालू कर देती है और अपने ऊपर बहुत सारे कंबल डालकर आराम से सो जाती है। कमरा ज्यादा ठंडा होने पर सुमन की आँख खुल जाती है। माँ, आप ठीक तो हैं? बाहर इतना ठंडा मौसम है और आप हैं कि एसी चलाकर सो रही हैं। मुन्ना को ठंड लग जाएगी और उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे बेटा, नहीं होगा। देख, मैंने ऊपर से कितने सारे कंबल डाले हैं। मुन्ना को भी कंबल के अंदर ले लूंगी। माँ, मुन्ने की आदत नहीं है, वो रात में कंबल फेंक देता है। और अगर आपको एसी चलानी है तो मैं मुन्ने को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ही लेटो, मैं एसी बंद कर दूंगी। रेणुका सुमन को दिखाने के लिए एसी बंद कर देती है, लेकिन उसके सोते ही वो एसी ऑन कर देती है और मुन्ने को कंबल से ढक देती है। लेकिन देर रात कंबल हट जाता है और मुन्ना पूरी रात ठंड में पड़ा रहता है, जिससे सुबह उसकी बहुत तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। जिस पर सुमन बोलती है, माँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। मैंने कहा था आपसे कि आप एसी मत चलाना, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। ऐसा भी क्या एसी का शौक कि उसकी आदत के चलते किसी की जान पे बनाए। मुन्ने का हाल तो बुरा हुआ ही है ननद जी। इनकी खांसी भी कभी बंद नहीं होती है। माँ जी एसी चलाकर सोना कभी छोड़ती ही नहीं है। अपनी एक गलत आदत के चलते सबको परेशान देखकर, साथ ही मुन्ने की बिगड़ी हालत को देखकर रेणुका को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और उस दिन के बाद से रेणुका एसी में सोना छोड़ देती है। नरेश एक गरीब परिवार से था और उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा से ही खाना बनाने में काफी अच्छा था और इसलिए नरेश एक होटल में काम किया करता था खाना बनाने का। पर किसी कारण से वो होटल बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचते हुए आदमी को वो देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा। क्यों ना एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उसे कहता है, भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना। कितने का है वैसे एक प्लेट गोलगप्पे? 20 के 6 गोलगप्पे। रहने दो भैया, तुम तो बड़ा ही महंगा दे रहे हो। अरे भाई, ये इंडिया गेट है और बाजार नहीं जो सस्ता मिले। यहाँ जो भी यहाँ घूमने आता है वो घर का खाना नहीं लाता और यहाँ घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है। इसी लोग हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा नहीं देंगे क्या? उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते। और तो और अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी उन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक खाना बेचने का काम शुरू कर दूं। इससे मुझे कहीं काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना भी मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर नरेश वहाँ से घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी और बेटी को इस बात की जानकारी देता है और उसकी पत्नी और बेटी को नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि करना क्या है, पर करे कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ लगा नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है ना, उसे ठीक करवा लो और फिर उसी से आप खाना बेचने चले जाना। हाँ जी, नंदू ठीक कह रही है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। क्या? अगर लोगों को ये बताना है कि आपका खाना बहुत ही टेस्टी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने माँ बाप के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल,
राजमा चावल बनाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में अलग अलग पतीलों में रख देते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो मर्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपया प्लेट। काफी देर आवाज देने के बाद भी जब कोई नरेश से खाना नहीं लेता और सभी अपने गोलगप्पे और जंक फूड में बिजी थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची आती है। वो औरत और बच्ची नरेश की बीवी और बेटी ही थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, जरा एक प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। जी माता जी, देता हूँ बस। अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल दे देता है और दोनों माँ बेटी वो खाकर अपना ड्रामा शुरू करती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। दादी दादी, ये खाना तो बड़ा ही टेस्टी है, मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अब एक प्लेट पैक भी करवा कर ले जाऊंगी घर। दोनों माँ बेटी भर भर कर खाने की तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और नंदू को इतना चटकारे लगाकर खाना खाते देखकर बच्ची भी वहाँ खाना खाने की जिद करने लगते हैं और फिर उन लोगों को भी वहीं से खाना लेना पड़ा। जिसके बाद जब वो लोग नरेश का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था वो पूरा हो गया। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई वो देखते हैं। तभी नरेश कहता है, आज पहला दिन था और पहले दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 की कमाई की है। अब बस भगवान करे हमारे ये साइकिल वाला खाना ऐसे ही रोज बिके और हम इस गरीबी से बाहर आएं। आप सही कह रहे हैं जी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान ले आता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर बेचने जाता और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वो लोग जल रहे थे जिनकी अब नरेश के साइकिल वाले खाने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वो चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है और चाय पीने लगता है। इतनी ही देर में एक आदमी पीछे से आता है और नरेश के खाने के बॉक्स में कुछ मिला देता है और नरेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि वो चाय पी रहा था। तभी वो चाय पीकर वहाँ से अपने खाने की साइकिल लेकर चल देता है। अब नरेश के पास एक आदमी आकर कहता है, भैया जल्दी से एक प्लेट छोले चावल दे दो। जी देता हूँ। नरेश उस आदमी को छोले चावल दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस आदमी के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो कहता है, अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई शायद आपने कुछ सुबह उल्टा खा लिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पेट पकड़कर चला जाता है। उसके बाद एक औरत आती है और नरेश के पास आकर कहती है, भैया एक प्लेट दाल चावल दे दो, तुम्हारे यहाँ के दाल चावल जैसा स्वाद कहीं भी नहीं मिलता, कुछ अलग ही स्वाद है इनमें। अरे नहीं बहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लीजिए आपके दाल चावल। अब वो औरत नरेश के दाल चावल खाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो भी वही सब कहती है जो उस आदमी ने कहा था। पर नरेश अब ये सोच रहा था कि सबके पेट में एक साथ अचानक दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाइयों, आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ, इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है कि सभी बीमार हो गए हैं जिसने भी इसका खाना खाया है। इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हुआ था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, दोनों वहाँ आते हैं और अब वो भी यही कहते हैं कि इसका खाना खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उसका सारा खाना फेंक कर उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ वहाँ हुआ वो सब अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को थे कि तभी सरला नरेश को कहती है,
अजी ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर बैठने से क्या होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। आगे हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है अब। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूं मैं? थक कर मत बैठो, जो काम बंद किया है दोबारा शुरू करो। पर अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह बेचो अपना खाना। आपके पास साइकिल है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जो भी हो, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, पर मेरे पास मेरी साइकिल और मेरा टेस्टी खाना है। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। और इस बार वो नई नई जगह जाकर खाना बेचा करता।